नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक भावसर। SMS न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर आया हूं नया विषय लेकर। विषय ये है जयश। जी हाँ, जय आदिवासी संगठन। ये वो संगठन है जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शुरुआत करी और आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। जयस ये वही संगठन है जिसने भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों की राजनीतिक दीवारों को हिला दिया अपनी मांगों और अपने मुद्दों को लेकर। तो आज हमारा विषय है, उस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जयस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कटारा जी। आज हम इनसे कुछ मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ टॉपिक पे बात करेंगे। हमारा पहला विषय है, इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमेशा आप एक मांग को लेकर हमेशा अपने राजनीतिक मुद्दों को उठाया है। इसमें एक तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, तो इसके बारे में हम विस्तार से आप जानना चाहेंगे, किस तरह की मांग है आपकी? देखिए, 5वीं और 6ठी अनुसूची का जो इतिहास है वो ब्रिटिश हुकूमत के दौर का है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उससे पहले भारत सरकार अधिनियम 1818 लागू हुआ था, उस वक्त आदिवासी समाज को ब्रिटिश हुकूमत ने अपने अंपायर से बाहर रखा था, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम यहाँ के मूल मालिक हैं, मूल शासक हैं और वो हमारे किसी काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो CNT एक्ट जो आया था, उसके मार्फत एक दोनों आदिवासी समाज और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में एक समझौते की तरह हुआ था, एक ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ था। उसके तहत ब्रिटिश हुकूमत हमको अपने अधीन नहीं मानती थी और हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं थे। अब 47 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, उस टाइम में रजवाड़ों ने तो वाइट पेपर सिग्नेचर किया और ब्रिटिश इंडिया आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की शर्तों के साथ में मिल गया। लेकिन जो तीसरा हिस्सा ट्राइबल इंडिया था, ये करीबन 60 आज के भारत का 60% हिस्सा था। तो इसको अपने साथ में मिलाने के लिए सरकार ने पुरानी जो संधियां और समझौते थे उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट किया। 1948 अपना एक मिनट 1948 में केंद्र की सरकार एडॉप्शन ऑफ लॉ लेके आई, जिसमें पुराने जितने भी ट्रीटी एग्रीमेंट थे उनको एज इट इज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और आदिवासी समाज के जो पुराने हक और अधिकार थे उनको एज इट इज़ भारत के संविधान में रखे जाने की शर्त के साथ में हमको राष्ट्र की सीमाओं में शामिल किया। तो 6ठी अनुसूची का मतलब जहाँ पे आदिवासी समाज की जो जनसंख्या है वो 50% से अगर ज़्यादा हो तो वहाँ पे 6ठी अनुसूची लागू होती है। और 6ठी अनुसूची के जो क्षेत्र हैं उनमें सिर्फ अपनी विदेश नीति नहीं होती है और उनकी अपनी करेंसी नहीं होती है, इसके अलावा उनके पास सारे अधिकार अपने सुरक्षित होते हैं। वो 5वीं अनुसूची में सब कुछ होता है, वो आपकी विदेश नीति नहीं होगी, आपकी गृह नीति नहीं होगी, लेकिन हमारी जो संपत्ति है उसमें केंद्र की सरकार या गैर आदिवासी इनका किसी भी तरीके से दखल नहीं हो पाता है। तो ये एक विशेष क्षेत्र है जो शुरू से लेकर के आज तक यथावत बने हुए हैं और भविष्य में भी ये सारी चीज़ें यथावत रहेगी। जो समझौते और संधि की जो शर्तें हैं, जो ट्रीटी एग्रीमेंट है, उनके तहत इनमें किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार केंद्र की सरकार को नहीं होता है। और यही चीज़ जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 13(3) का, उसमें बदलाव का अधिकार केंद्र की सरकार को नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो विशेष रूप से आदिवासी समाज को मिलती है। और 5वीं और 6ठी अनुसूची को भारत के संविधान में एक संविधान के अंदर एक अलग से मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है और कई बार लोग इसके ऊपर बहस करते हैं, लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले भारत का संविधान पढ़ें, संविधान सभा की बहस पढ़ें और ट्रीटी एग्रीमेंट क्या है, ये चीज़ें इनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगर लोग 5वीं और 6ठी अनुसूची पे बात करें तो उचित होगा। जी सर, यहाँ पे हमने इनसे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में जाना। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जयस संगठन पे हमेशा से आरोप लगे हैं कि जयस संगठन कहता है कि वो जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है। तो सर, वो कौन से धर्म का है, इस बारे में आप बताइए सर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और इसको कई वर्ग के लोग अलग अलग तरीके से पेश करते आए हैं। सिर्फ आदिवासी समाज के हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई हिंदू विरोधी संगठन है। हमारा कहना ये है कि आदिवासी समाज का अपना एक निजी धर्म है,
आदिवासी धर्म है, हम प्रकृति पूजक हैं। हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना ईसाई हैं, ना बौद्ध है, ना जैन है। हमारे पास हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन है रिलीजन को लेकर के। हम धार्मिक रूप से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए 1941 तक की जो जनगणना थी, उस जनगणना में हमको एनिमिस्ट या प्रकृति पूजक कह करके और एक अलग से धर्म कॉलम में दिया हुआ है। हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं, हमारे जो सांस्कृतिक पहचान है, ये कहीं भी किसी अन्य धर्म या अन्य संस्कृति, अन्य सभ्यता से मैच नहीं करती है। और यही चीज़ दस्तावेज़ों में दर्ज है। हम वही चीज़ सार्वजनिक करते हैं, लेकिन कुछ एक वर्ग विशेष या संगठन विशेष या मानसिकता विशेष के लोग बातों को घुमा करके और आदिवासी समाज को और गैर आदिवासी समाज को भी भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ये सच को छुपाने की एक साजिश की तरह है। और समय के साथ में जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है या जो वो बुज़ुर्ग आदिवासी वर्ग जो गांव में रहता है, वो इन सारी चीज़ों को समझता है और वो हमारी बातों को सत्य मानता है, क्योंकि उन्होंने उन सारी चीज़ों को देखा है। जी अनिल जी, अभी एक करंट इशू भी आया है, जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात के केवड़िया गांव में आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है, तो उसमें आपका संगठन किस तरह से प्रदर्शन कर रहा है और किस तरह का मामला है, इसके बारे में सर बताइए। देखिए, केवड़िया का जो प्रकरण है, जो वहाँ पे जिस तरीके से भूमि का अधिग्रहण हो रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू के आसपास सौंदर्यीकरण के नाम पे, तो ये राष्ट्रीय स्तर का इशू है। और इस देश का पूरा आदिवासी समाज, पूरा कबीलाई समाज केवड़िया के आदिवासी समाज के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और खड़ा हुआ है। केवड़िया का आदिवासी समाज अपने आप को अकेला महसूस ना करें। हम बहुत जल्दी केवड़िया के लिए मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से कूच करेंगे, वहाँ के आदिवासी समाज की सहायता के लिए, मदद के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम इस देश के आदिवासी समाज 1 जनवरी 1948 में जो खरसावा में हत्याकांड हुआ था स्वतंत्र भारत में, तो उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री हुआ करते थे और हम आदिवासी समाज इस पूरे हत्याकांड के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोषी मानते हैं। उसके बावजूद अगर केंद्र की सरकार हम आदिवासी समाज की ही ज़मीन पे ऐसे व्यक्ति का स्टैच्यू खड़ा करती है और उसके सौंदर्यीकरण के नाम पे 10 से 12 गांवों को वहां से विस्थापित करती है, तो फिर ये निंदा के योग्य कार्य है और विरोध के योग्य है। और सरकार को विरोध बर्दाश्त करना होगा। सरकार को हमारा जो विरोध है वो झेलना पड़ेगा। अभी हमारे साथ जय संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल जी कटारा मौजूद थे। हम इसी तरह के विषयों को आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। SMS न्यूज़, मयंक भावसार।